जब आप कोई ऐसा वीडियो देख रहे हो जो आपको बहुत अच्छा लगता हो, उसके बीच में ब्रेक अभी डाउनलोड करें तक ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आइए आपको दिखाते हैं आज के इस बुलेटिन में उस गरमाई हुई सियासत की तस्वीर जो पटना की सड़कों पर देखा गया। जी हां, गोपालगंज में ट्रिपल हत्याकांड, जिसके बाद आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और राबड़ी देवी मार्च निकालने के लिए सड़क पर निकले। पुलिस ने रोकने की कोशिश की और फिर नौबत क्या हुई, देखिए स्पेशल रिपोर्ट। जनप्रतिनिधि लोग अगर पीड़ितों का आंसू पोंछने जा रहे हैं, न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो रोका जा रहा है। कोरोना संक्रमण काल में बिना किसी वजह घर से बाहर निकलना आम लोगों के लिए मना है, लेकिन यहाँ मसला सियासी है, लिहाजा तमाम नियम और कायदे कानून ताक पर चले गए हैं। पटना में आरजेडी कार्यकर्ताओं का ये मजमा पार्टी नेता तेजस्वी यादव के घर पर लगा है, जहां सोशल डिस्टेंसिंग की बैंड बज गई है। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं 10 सर्कुलर रोड की, तेजस्वी यादव के घर की, जहां के बाहर की आप तस्वीरें देखिए किस तरह से यहां पे भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है और साथ ही जो काफ़ी जो कार्यकर्ता हैं आरजेडी के वो भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। दरअसल तेजस्वी यादव का जो कार्यक्रम है, उन्होंने आज आह्वान किया है अपने सभी विधायकों से कि वो पटना पहुंचे और सभी के साथ वो गोपालगंज कूच करेंगे, मार्च करेंगे, क्योंकि पिछले दिनों वहां पर 3 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई थी। बिहार के गोपालगंज में तिहरे हत्याकांड के विरोध में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पटना से गोपालगंज तक मार्च निकालने का ऐलान किया था। सुबह से ही तेजस्वी के घर पर पुलिस फोर्स लग गई थी। सुबह से ही आरजेडी कार्यकर्ताओं का जमावड़ा शुरू हो गया था। कार्यकर्ता जोरदार नारेबाजी से माहौल बनाने में लगे थे। दिन चढ़ा तो तेजस्वी यादव कार में निकले। उनके साथ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह थे। तेजस्वी के पीछे उनकी मां राबड़ी देवी और भाई तेज प्रताप भी एक कार में साथ साथ निकले। ये काफिला तो गोपालगंज के लिए निकलना था, लेकिन पटना पुलिस ने बीच में ही तेजस्वी के काफिले को रोक दिया। तेजस्वी यादव के साथ पुलिस अफसरों की जमकर बहस। तेजस्वी का काफिला रुक गया, लेकिन इस दौरान वो नीतीश कुमार सरकार पर जमकर बरसे। ये लॉकडाउन को पालन करने के लिए वही अपराधी गुंडा जो है अपने समर्थकों के साथ जो है 1000 बाइक के साथ जुलूस निकालता है गोपालगंज में, तो कार्रवाई नहीं होती है। और हम लोग जनप्रतिनिधि लोग अगर पीड़ितों का आंसू पोंछने जा रहे हैं, न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो रोका जा रहा है। 2 महीने तक तो हम लोगों ने पालन किया ना। हम लॉकडाउन में दिल्ली फंसे थे, तो कहाँ है तेजस्वी? जनता के बीच क्यों नहीं है? अब जनता के बीच है तो अंदर घुसो, अरेस्ट कर रहे हैं, हमको हाउस अरेस्ट कर रहे हैं। तेजस्वी यादव के काफिले में शामिल राबड़ी देवी और तेज प्रताप ने भी नीतीश सरकार पर आरोपों के गोले छोड़े। तेज प्रताप ने तो नीतीश कुमार को डॉन करार दे दिया। देखिए, सरकार पूरे तरीके से गुंडे लोगों को संरक्षण देने का काम किया है। यहाँ तक कि नीतीश कुमार जी भी अपने हाथ से हत्या करने का काम किया है, तो मेन गुंडे वही हुए नीतीश कुमार जी। जो चार्जेस तो हत्या का नीतीश कुमार जी के ऊपर भी है, जो सीताराम सिंह का बाढ़ में हत्या हुआ था। तो नीतीश कुमार जी आज के डेट में नीतीश कुमार जी डॉन बने हुए हैं। सरकार गुंडा का सरकार है, इसीलिए हम लोग का घर में घेर कर रखे हुए है। सरकार को चाहिए जो घटना हुआ है, हम लोग जाना चाहते हैं वो घटना देखने के लिए। और दिन दहाड़े घटना हो रहा है पूरा बिहार भर में। एक घर से 4-4, 3-3 आदमी मारा जा रहा है। और गुंडा सरकार सोए हुए हैं और गुंडा का संरक्षण दिया है सरकार। काफी देर तक ये हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। पुलिस का कहना है कि लॉकडाउन के दौरान किसी भी राजनीतिक गतिविधि की इजाजत नहीं थी। ऐसे में आरजेडी को गोपालगंज तक मार्च निकालने की इजाजत भला कैसे दी जा सकती थी? लॉकडाउन के एमएचए गाइडलाइंस के हिसाब से कोई भी राजनीतिक पैसे कार्यक्रम अलाउड नहीं है, इसीलिए हम लोग व्यवस्था भी किए हुए हैं और यही हम लोगों की कोशिश है कि लॉकडाउन के नियमों का अक्षरशः पालन होता रहे। बिना परमिशन के किसी भी तरह का इस तरह का कार्यक्रम करना उचित नहीं है और अलाउड नहीं है, इसलिए नोटिस भी चस्पा कर दिया गया था और नोटिस के बाद रोकने के सभी इंतजाम किए गए। हम आपको बताते हैं कि गोपालगंज के तिहरे हत्याकांड का ये मामला आखिर है क्या। दरअसल पिछले 24 मई को गोपालगंज में आरजेडी नेता जेपी यादव के घर बदमाशों ने गोलीबारी की थी। इस गोलीबारी में जेपी यादव के माता पिता की मौत हो गई थी। जेपी यादव और उनके भाई बुरी तरह से घायल हो गए थे। अस्पताल में जेपी यादव के भाई की भी मौत हो गई, जबकि जेपी यादव का इलाज पटना के मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। इस मामले में जेडीयू विधायक अमरेंद्र पांडे के खिलाफ नामजद रिपोर्ट लिखाई गई। इस तिहरे हत्याकांड को लेकर बिहार में सियासत तेज हो गई है। माननीय तेजस्वी यादव जो भ्रष्टाचार के राजकुमार हैं,
लालूवाद जिनकी विचारधारा है, जो नरसंहार अपराध का पर्याय माना जाता रहा है, ये अपराध पर जब बोलते हैं तो जनता का यह सीधा सवाल रहता है कि आप जा रहे हैं, कानून तो अपना काम कर रहा है और कानून जाति धर्म के हिसाब से नहीं, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, कानून के अनुसार काम करेंगे। बहरहाल आज हंगामे के बाद तेजस्वी यादव 4 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल के साथ विधानसभा अध्यक्ष से मिलने पहुंचे और उनसे विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग। कोरोना काल में बिहार की सियासत को देखकर लोग यही कहेंगे कि देखिए, सियासत किसी भी काल में इस एक चीज में परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन अब आइए रुक करते हैं उस परिवर्तन का जिसकी तरफ हम 2 दिन बाद बढ़ सकते हैं। जी हां, लॉकडाउन 5 क्या लगेगा, नहीं लगेगा, लगेगा तो किस रंग रूप में लगेगा। और इसी के साथ आपको यह भी बता दें कि बीते दिन गृह मंत्री अमित शाह ने तमाम मुख्यमंत्रियों से देश की बातचीत की थी। उसके बाद सारा इनपुट लेकर आज वो पहुंचे पीएम के पास। क्या होगी रंग रूपरेखा इस पूरे लॉकडाउन की, इस पर चर्चा। 2 दिन बाद लॉकडाउन 4 खत्म हो रहा है और फिजाओं में लॉकडाउन 5 की आहटें सुनाई दे रही हैं। इस बार गृह मंत्री अमित शाह फ्रंट फुट पर हैं। गुरुवार को उन्होंने देश के सारे मुख्यमंत्रियों से फोन पर बातचीत की। उनसे जानना चाहा था कि आखिर राज्यों की लॉकडाउन 5 को लेकर क्या राय है। मुख्यमंत्रियों की राय लेकर अमित शाह ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अहम बैठक की। अमित शाह ने मोदी को बताया कि लॉकडाउन 5 में तमाम राज्यों की क्या मांग है और वो क्या चाहते हैं। सूत्रों के मुताबिक अमित शाह के साथ मुख्यमंत्रियों की बातचीत में कुछ खास बातें सामने आईं। तकरीबन सभी राज्यों के मुख्यमंत्री लॉकडाउन को 15 जून तक बढ़ाने के पक्ष में हैं। जिन राज्यों में कोरोना के बेहद कम केस हैं या बिल्कुल नहीं है, वहां आर्थिक गतिविधियां बढ़ाने की मांग की जा रही है। हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी जगहों पर बाजार खोले जाने की मांग हो रही है। तमाम राज्य 1 जून से प्रदेश के धार्मिक स्थलों को खोलना चाहते हैं। हम लोग तो चाहेंगे कि ये सरकार, मैं समझता हूँ कि हेमंत सोरेन जी इस पर गौर करेंगे और लॉकडाउन को एक्सटेंड करना चाहिए, लेकिन रेस्ट्रिक्शन जो अभी है उसको कम किया जाना चाहिए। सेक्टर्स को खोला जाना, लोगों पर नहीं खोला जाना चाहिए, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर को और कंस्ट्रक्शन सेक्टर को, ये सब सेक्टर जो है जिसमें अर्थव्यवस्था चलती है जिससे, उसको खोला जाना चाहिए, उसमें बंदिश को कम किया जाना चाहिए। आदरणीय गृह मंत्री जी ने पूरे देश के सभी लोगों से बात की है और बात करने के बाद जो भी राय आएगी तो आपको 31 के बाद जो नए लॉकडाउन 5 के नियम आएंगे सबको जानकारी मिलेगी। हम लोग भी उसका इंतजार कर रहे हैं और ये भी मैं स्पष्ट कर दूं कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट तय करेगी लॉकडाउन 5 के लिए, उत्तर प्रदेश में उसको अक्षरशः हम लोग पालन करेंगे। कोरोना से कम प्रभावित गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने भी 2 हफ्ते तक लॉकडाउन बढ़ाने की मांग की है, लेकिन वो कुछ खास राहतें भी मांग रहे हैं। प्रमोद सावंत गोवा में सभी रेस्टोरेंट खोलने की मांग कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ 50% क्षमता पर रेस्टोरेंट खोले जाने की इजाजत मिले। इसके अलावा उन्होंने जिम खोले जाने की भी वकालत की है। दुनिया करीब करीब मान चुकी है कि अब हमको कोरोना के साथ जीने की आदत डालनी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 12 मई को कुछ यही बात कही थी। सभी एक्सपर्ट्स बताते हैं, साइंटिस्ट बताते हैं कि कोरोना लंबे समय तक हमारे जीवन का हिस्सा बना रहेगा, लेकिन साथ ही हम ऐसा भी नहीं होने दे सकते कि हमारी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ कोरोना के इर्द गिर्द ही सिमट कर रह जाए। हम मास्क पहनेंगे, 2 गज दूरी का पालन करेंगे, लेकिन अपने लक्ष्यों को दूर नहीं होने देंगे। यानी साफ है कि कोरोना अपनी जगह और राहतें अपनी जगह। कोरोना की वजह से जिंदगी की रफ्तार नहीं रोकी जाएगी। इस बीच विशेषज्ञों के 2 पैनल्स ने स्वास्थ्य मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपी है। इस रिपोर्ट में लॉकडाउन 5 के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं। एक पैनल सीके मिश्रा की अगुवाई में बना है तो दूसरा डॉक्टर वीके पॉल की अगुवाई में। दोनों पैनलों ने स्कूल, कॉलेज और सिनेमा घर को बंद रखने का सुझाव दिया है। इसके अलावा धार्मिक स्थलों को भी बंद रखने का सुझाव दिया गया है। बाजार और दूसरी गतिविधियों पर लगी पाबंदी हटाने का सुझाव दिया गया है। कोरोना से ज्यादा प्रभावित इलाकों में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत बताई गई है। अब तक की बैठकों में
उन 13 शहरों के कंटोनमेंट जोन में सख्ती बरतने के सुझाव दिए गए हैं जहां कोरोना के 70% मामले हैं। ये शहर हैं मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, ठाणे, पुणे, हैदराबाद, कोलकाता, इंदौर, जयपुर, जोधपुर, चेन्नई, चिंगालपट्टू और तिरुवल्लुर। इसके पहले 2 कैबिनेट सचिव ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों से लॉकडाउन 5 को लेकर बातचीत की थी। सभी राज्य 2 हफ्ते तक के लॉकडाउन बढ़ाने पर सहमत दिखे तो ठप पड़ी आर्थिक गतिविधियों को फिर से शुरू करने की वकालत भी की। धार्मिक स्थल, मेट्रो और सैलून खोले जाने की मांग उठी। रांची से सत्यजीत कुमार के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। और अब आइए आपको दिखाते हैं, अभी तो लॉकडाउन 5 पर मंथन ही है, लेकिन इन सब के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 1 जून से धार्मिक स्थलों के खुलने का ऐलान अभी से कर दिया है। 8 जून से तमाम दफ्तर 100% कर्मचारियों के साथ खुलेंगे, इसकी भी घोषणा कर दी है। लॉकडाउन 5 का स्वरूप कैसा होगा, अभी केंद्र सरकार ने कुछ तय नहीं किया है, लेकिन कुछ राज्य सरकारों ने अपने फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा ऐलान कर दिया है कि राज्य में 1 जून से कौन कौन सी गतिविधियों से पाबंदी उठ जाएगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने 1 जून से सभी धार्मिक स्थलों को खोलने का ऐलान कर दिया है। शर्त यह है कि एक समय में धर्मस्थल में सिर्फ 10 लोगों को ही भीतर जाने दिया जाएगा। धार्मिक स्थलों पर सैनिटाइजेशन का पूरा इंतजाम किया जाएगा। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि 8 जून से राज्य में सभी सरकारी और प्राइवेट कर्मचारी अपने काम पर लौटेंगे। यही नहीं, पश्चिम बंगाल में जूट इंडस्ट्री 1 जून से अपने सभी कर्मचारियों के साथ खोल दी जाएगी। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के सभी राजमार्गों और जिलों की सड़कों को फिर से खोल देने का ऐलान किया है। लॉकडाउन डिक्लेयर कर दिलेन, একদিনে গাদা গাদা ট্রেন এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় উঠিয়ে দিচ্ছেন। এখন কি এমন কি আপনারা যে যতগুলো ক্যাপাসিটি আছে তার ডাবল ক্যাপাসিটি দেখে পাচ্ছেন ঢুকিয়ে দিচ্ছেন। লোকগুলোকে না দিচ্ছেন একটু জল, না দিচ্ছেন একটু খাবার। সেই লোকগুলো না খেতে খেতে এসে ট্রেনেও অনেক সময় মারা যাচ্ছে। মা পড়ে আছে মৃত স্টেশনে, বাচ্চা ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমার কথা হচ্ছে আপনারা কেন এটা মানছেন না? তার মানে কি আপনারা শ্রমিক এক্সপ্রেসের নামে আপনারা কি করোনা एक्सप्रेस করতে চান? इससे पहले कर्नाटक सरकार ने 1 जून से सभी धर्मस्थल खोलने का फैसला किया था, जिसके बाद से प्रदेश के तमाम मंदिरों में दर्शन की तैयारियां होने लगी थी। मनोज्ञा लोईवाल के साथ इंद्रजीत कुंडू, कोलकाता, आज तक। स्पेशल रिपोर्ट में फिर से आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप और स्पेशल रिपोर्ट के इस हिस्से की शुरुआत एक बार फिर कोरोना अपडेट के साथ, जिसमें आपको बता दें राजधानी में बढ़ते मामलों के बीच बड़ा कदम उठाया है दिल्ली सरकार ने। दिल्ली के 5 होटलों को 5 प्राइवेट अस्पतालों से अटैच किया गया है। प्राइवेट अस्पतालों में बेड बढ़ाने के लिए होटलों को जोड़ा गया है। 5 सितारा होटल में एक व्यक्ति का खर्च आएगा 5,000 रुपए प्रतिदिन, और अगर 4 स्टार या 3 स्टार में रखना है तो एक व्यक्ति का खर्च आएगा 4,000 रुपए। राजधानी में बढ़ते हुए कोरोना के मामले अब चिंता पैदा कर रहे हैं। कहीं मुंबई की ही तरह दिल्ली भी उसे रास्ते तो नहीं निकल पड़ी है। जी हां, 1,000 से ज्यादा कोरोना के मामले एक दिन में आना बहुत बड़ी चिंता है। क्या कह रहे उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली के, क्यों परिस्थिति बेकाबू हो रही है, देखिए स्पेशल रिपोर्ट में। हमें अपनी तैयारी इस तरह से करनी चाहिए कि कोविड के साथ अब जीना सीखना पड़ेगा अपने को। कोरोना जाने वाला नहीं है, कोरोना रहने वाला है, कोरोना फैलेगा। लॉकडाउन 4 शुरू हुआ तो दिल्ली जैसे बंधन से मुक्त हो गई। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने दिल्ली वालों के दिल में ये बात पहले ही डाल दी थी कि अब कोरोना के साथ ही जीना होगा। लगता है दिल्ली वालों ने भी केजरीवाल की बात गांठ बांध ली, और जैसे ही लॉकडाउन 4 में रियायतें मिली, दिल्ली दौड़ पड़ी, और ऐसी दौड़ी कि कोरोना भी दौड़ने लगा। ताज़ा आंकड़ों की बात करें तो दिल्ली में 17,000 से ज़्यादा केसेस हो चुके हैं। ऐसे में पिछले अगर 24 घंटे की बात करें तो करीब 1100 नए केसेस सामने आ चुके हैं। यानी साफ है कि लगातार मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में एहतियात बरतने की ज़रूरत है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से लॉकडाउन जो है उसके रिस्ट्रिक्शंस को थोड़ा सा स्मूथ किया गया, ऐसे में
लोग बाहर निकल रहे हैं, तो क्या वाकई इसकी वजह से ये संक्रमण जो है फैल रहा है या फिर इसके पीछे कोई और वजह है? आज की तारीख में कोरोना दिल्ली में नए नए रिकॉर्ड बना रहा है। जब भी कोरोना के आंकड़े आते हैं, दिल्ली के दिल में धक सी हो जाती है। आज भी ठीक वैसा ही हुआ। कोरोना के केसों ने दिल्ली में फिर एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। जी हां, एक दिन में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले आने का रिकॉर्ड। दिल्ली में एक दिन में 1106 नए मामले सामने आए हैं। शाम 6 बजे तक दिल्ली में कोरोना के कुल 17,386 केस दर्ज थे। हालांकि इनमें से 7,846 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर भी लौट चुके हैं, लेकिन कोरोना से अब तक 398 लोगों की मौत भी हो चुकी है। 24 घंटे में जो केस हैं वो 1106 केसेस ऐड हुए हैं। जो डबलिंग रेट है दिल्ली में आज भी 13 और 14 दिन के बीच में है, और ये लगातार काफ़ी दिनों से 14 दिन के करीब बना हुआ है, पिछले 1-1.5 महीने से। उससे पहले डबलिंग रेट 7 दिन में था, तो 7 दिन से 14 दिन पे आया, और अभी 14 दिन पे स्टेबल है। देश का भी लगभग डबलिंग रेट 14 के आसपास है। दिल्ली में कोरोना से संक्रमितों की संख्या एक दिन में 1000 से ऊपर पहुंची तो मनीष सिसोदिया को इस पर जवाब देने के लिए आना पड़ गया। और मनीष सिसोदिया ने भी ये कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है। डिप्टी सीएम बोले कि अगर खांसी बुखार है और कोरोना का लक्षण नहीं है तो अस्पताल आने की जरूरत नहीं है। कोरोना की महामारी छुआछूत की बीमारी नहीं है, कोरोना छूने से नहीं होता। कोरोना से घबराने की बात नहीं है, चिंता की बात नहीं है। थोड़ा डर होना जरूरी है कि कोरोना हो सकता है, थोड़ा सेफ रखना अपने आप को जरूरी है कोरोना से बचाने के लिए, लेकिन इस तरह से मतलब किसी भी तरह के पैनिक में आने की जरूरत नहीं है। आप अगर इन्फेक्टेड हो गए हैं तो घर में अलग कमरे में आराम से रह सकते हैं, और लगभग इसको 2 हफ्ते लगते हैं ठीक होने के अंदर, और ज्यादातर लोग बिना किसी मेडिकल इंटरवेंशन के भी ठीक हो रहे हैं। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कोरोना से मौतों के आंकड़ों पर भी सफाई दी। दिल्ली में कोरोना से मरने वालों की लिस्ट में पिछले 24 घंटे में 82 नाम जोड़े गए हैं, जिनमें से मौत के 69 ऐसे मामले हैं जिन्हें इस लिस्ट में देर से जोड़ा गया। शुक्रवार को यानी आज 13 लोगों की मौत हुई है, जबकि पिछले 34 दिन में बाकी 69 मौत हुई। देर से मौत की सूची में जो नए नाम शामिल किए गए हैं उनमें से 52 लोगों की मौत सफदरजंग अस्पताल में हुई। कल कोरोना से दिल्ली में 13 डेथ हुई हैं। इसके साथ साथ 69 डेथ के मामले जो पुराने थे, किसी हॉस्पिटल में अलग अलग समय पर डेथ हुई, और उनकी जांच, उनके पूरी हमारी कमेटी ने जो जांच की या उन सब में या उन हॉस्पिटल से भी डिटेल मिली, वो और ऐड हुए हैं। तो ऐसे आप देखेंगे तो दिल्ली में होने वाली डेथ का जो टोटल है उसमें आज 82 डेथ एक्स्ट्रा दिखाई देंगी। दिल्ली सरकार बार बार ये बताने की कोशिश कर रही है कि वो कोरोना से सतर्क है, सजग है, लेकिन एक सच ये भी है कि दिल्ली में जितनी तेजी से हॉटस्पॉट की संख्या बढ़ी थी, फिर तेजी से कम भी हुई थी। अब फिर दिल्ली में कोरोना हॉटस्पॉट धड़ाधड़ बढ़ रहे हैं। फिर से जहां जहां कोरोना के केस मिल रहे हैं उन इलाकों को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। इस वक्त हम दिल्ली के मौजपुर की शिव मंदिर इलाके की गली नंबर 5 में हैं। यहाँ पर इस गली में एक ही घर से 17 लोगों को, एक ही परिवार के 17 लोगों को क्वारंटाइन किया गया है, और उनमें से कई लोगों को कोरोना पॉजिटिव भी पाया गया, जिनका इलाज अभी भी अस्पताल में चल रहा है। दिल्ली में कोरोना का डर जरूर है, लेकिन दिल्ली लॉकडाउन 5 की तरफ टकटकी लगाए देख रही है, और ये भी सोच रही है कि अब उन्हें आगे कौन कौन सी छूट मिलने जा रही है। लॉकडाउन 4 की मियाद खत्म होने जा रही है। ऐसे में दिल्ली के बाजार के कारोबारी क्या सोच रहे हैं कि लॉकडाउन जो 5 आए या लॉकडाउन 5 अगर आता भी है तो उसमें किस तरीके की छूट जो है वो दी जानी चाहिए, क्या बाजारों को खोलना चाहिए। जिस तरह से एक हफ्ते के अंदर पूरी दिल्ली के अंदर, देश में एक हफ्ते के अंदर ही मामले डबल हो गए, उसको देखते हुए अगर सरकार कोई सख्त निर्णय भी लेती है, यानी लॉकडाउन को सख्ती से पालन करवाने का दोबारा से इसको सरकार का निर्देश आता है, तो हम व्यापारी वर्ग पूरी तरह से उसके लिए तैयार हैं। लेकिन दिल्ली के अधिकारी दिल्ली के भविष्य के बारे में क्या सोच रहे हैं और कोरोना के बढ़ते आंकड़े को लेकर उनकी क्या राय है, ये भी जान लेते हैं। इकोनॉमी ओपनिंग अप के अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है, उतना तो रिलैक्सेशन तो देना ही पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा।
लेकिन मेरा जो अपना पब्लिक से अपील है, आपके माध्यम से भी अपील है, और बार बार मैं सब डिवीज़न में भी यही अवेयरनेस, सब डिवीज़न लेवल से लेकर डिस्ट्रिक्ट लेवल तक पूरी अवेयरनेस यही फैला रहा हूँ कि अब बहुत कुछ बताने को नहीं है। इस बीमारी से बचने के सारे उपाय हम जनता तक पहुंचा चुके हैं, अब अमल करने का समय है। 31 मई को लॉकडाउन 4 खत्म हो रहा है। अब दिल्ली सरकार के सामने 2 चुनौती हैं, कोरोना को कंट्रोल करना और अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए सॉलिड प्लान बनाना। आज तक ब्यूरो। संक्रमण का दायरा, खतरा दोनों बढ़ते जा रहे हैं। आपको दिखाते हैं कैसे एलजी दफ्तर तक अब कोरोना के मामले पहुंच रहे हैं, और हालत तो अब दिल्ली की ऐसी हो गई है कि तमाम राज्य जो बॉर्डर शेयर करते हैं दिल्ली से, वो सब बॉर्डर सील कर रहे हैं। दिल्ली में कोरोना न सिर्फ आम लोगों में फैल रहा है, बल्कि वीवीआईपी भी इससे बच नहीं पा रहे। संसद भवन परिसर में मौजूद राज्यसभा सचिवालय के एक डायरेक्टर को कोरोना हो गया है। वो 28 मई तक पार्लियामेंट हाउस एनेक्सी के अपने दफ्तर में आए थे। राज्यसभा सचिवालय के निदेशक के साथ साथ उनकी पत्नी और बच्चे भी पॉजिटिव पाए गए हैं। संसद भवन परिसर के बाहर दिल्ली के उपराज्यपाल के ऑफिस में भी कोरोना ने अपनी घुसपैठ कर ली है। एलजी ऑफिस के 4 कर्मचारियों में संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है और एहतियात के तौर पर दफ्तर के सभी स्टाफ का कोविड-19 टेस्ट कराया जा रहा है। इतना ही नहीं, दिल्ली मेयर हाउस के सिक्योरिटी गार्ड को भी कोरोना हो गया है। लिहाजा नॉर्थ एमसीडी के मेयर अवतार सिंह समेत 21 लोगों को होम क्वारंटीन में भेज दिया गया है। 2 दिन के बाद लॉकडाउन 5 दस्तक दे रहा है, लेकिन इससे पहले सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस ढंग से दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, कहीं इस बात का संकेत तो नहीं कि आने वाले दिन और ज्यादा मुश्किल भरे हो सकते हैं। दिल्ली में कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देख उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकार ने अपने बॉर्डर सील कर दिए हैं। ये देखिए, गुरुग्राम दिल्ली बॉर्डर पर ट्रैफिक को रोक दिया गया है। पब्लिक परेशान हो रही है, लेकिन हरियाणा सरकार ने साफ साफ कहा है कि दिल्ली से कोरोना आ रहा है, वो दिल्ली के लोगों को बिना पास के अपनी हदों में नहीं घुसने देंगे। हरियाणा सरकार की तरफ से दिल्ली से जुड़े हुए सभी इंटरस्टेट बॉर्डर्स को सील कर दिया गया है, लेकिन फिलहाल हम तस्वीरें आपको राजधानी से दिखा रहे हैं। यहाँ तस्वीरों में देखिए कि क्या कुछ स्थिति है, यहाँ पर ट्रैफिक की क्या स्थिति बनी हुई है। देखिए, जहाँ तक नजर जा रही है वहाँ तक सिर्फ और सिर्फ वाहन ही नजर आ रहे हैं। अब ये देखिए, ये है दिल्ली फरीदा बॉर्डर की तस्वीरें। यहाँ भी दिल्ली से फरीदाबाद जाने वालों को रोक दिया गया है। का कहना है कि 80% मामले वो हैं जिन जिलों की सीमाएं दिल्ली से सटी हुई हैं, और ऐसे में इन सीमाओं को तत्काल बंद कर दिया जाना चाहिए, और इसीलिए दिल्ली से सटे फरीदाबाद, गुड़गांव और सिंधु बॉर्डर की सीमाओं को बंद कर दिया गया। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर भी पुलिस दिल्ली से आने वालों को नोएडा में आसानी से घुसने नहीं दे रही, तो दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर भी लोगों को रोका जा रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में जिस तरीके से कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उसके मद्देनजर दिल्ली यूपी बॉर्डर को पूरी तरह से सील किया गया है। आप देख सकते हैं गाजीपुर बॉर्डर पर इस वक्त हम मौजूद हैं। सिर्फ एसेंशियल सर्विस से जुड़े लोगों को ही गाजियाबाद जाने की अनुमति जो है वो दी जा रही है। बॉर्डर सील होने से दिल्ली एनसीआर में काम करने वाले लोग बेहाल हैं। पड़ोसी शहरों और राज्यों को डरने की वजह दिल्ली में तेजी से फैलता कोरोना है, क्योंकि दिल्ली में 29 मई को 1106 कोरोना के नए मामले सामने आए। 28 मई को 1024, 27 मई को 792, 26 मई को 412, 25 मई को 635, 24 मई को 508, 23 मई को 591 कोरोना संक्रमित केस आए, और इस तरह दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 17,386 तक पहुंच गई है। पहली बार 19 मई को दिल्ली में एक दिन में 500 नए लोगों में संक्रमण पाया गया। उसके बाद से अब तक औसतन हर दूसरे दिन मरीजों की संख्या में उछाल देखा जा रहा है। नोएडा के डीएम सुहास एलवाई हो या फिर हरियाणा के मंत्री अनिल विज, सबका कहना है कि दिल्ली की वजह से उनके यहाँ केस बढ़ रहे हैं। आज तक ब्यूरो। दिल्ली के बाद हम बात महाराष्ट्र की, और महाराष्ट्र में भी खास तौर पर मुंबई की। मुंबई में मरने वालों का आंकड़ा अब देश में सबसे ज्यादा हो गया है। बेहिसाब बढ़ते हुए मामले, और इन मौतों के बीच अब सवाल यही है कि संक्रमण आखिर रुकेगा कैसे। पुलिस वाले
वो भी संक्रमित हो रहे हैं। कोरोना वॉरियर्स, डॉक्टर्स, वो भी संक्रमित हो रहे हैं। लड़ाई कमजोर न पड़ जाए। देश की राजधानी दिल्ली और देश की आर्थिक राजधानी मुंबई दोनों ही एक दूसरे के नक्शे कदम पर चल रही है। मुंबई में हर रोज 1000 से ज्यादा कोरोना के केस आ रहे हैं। मुंबई देश का इकलौता शहर है जो सबसे ज्यादा कोरोना से प्रभावित है। इस वक्त मुंबई देश का इकलौता शहर है जहां कोरोना से 1000 से ज्यादा मौत हो चुकी है। 28 मई को मुंबई में 1438 कोरोना वायरस के नए मामले रिपोर्ट किए गए, जो महाराष्ट्र के कुल आंकड़ों के 50% से भी अधिक है। वहीं अब तक मुंबई में कुल 35,000 से ज्यादा कोरोना वायरस के केस सामने आ चुके हैं। देश की आर्थिक राजधानी यानी मुंबई में स्थिति अभी भी बहुत ज्यादा नाजुक बनी हुई है। केसेस का आंकड़ा 35,000 के पार चला गया है। इसके साथ ही महाराष्ट्र में कोरोना का कहर पुलिस वालों पर भी कुछ ज्यादा ही टूट रहा है। महाराष्ट्र में अब तक 2000 से ज्यादा पुलिस वाले संक्रमित हो चुके हैं। महाराष्ट्र पुलिस में भी लगातार कोरोना वायरस के केसेस सामने आ रहे हैं। अब तक देखा जाए तो 2211 केसेस महाराष्ट्र पुलिस में आए हैं, जिसमें पुलिसकर्मी कोरोना बाधित हुए हैं और साथ ही साथ 25 पुलिसकर्मियों की अब तक जाने जा चुकी हैं। पिछले 24 घंटों में ही 3 पुलिसकर्मी कोविड-19 से महाराष्ट्र में अपनी जान गंवा चुके हैं। मुंबई और दिल्ली में कोरोना रिकॉर्ड तोड़ रहा है तो महाराष्ट्र कोरोना में टॉप पर चल रहा है। लेकिन देश में भी कोरोना से हालात बहुत अच्छे नहीं है। हम आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण के मामले में भारत एशिया में टॉप पर पहुंच गया है और दुनिया में 9वें स्थान पर आ गया है। जहां तक इंडिया का 9th पोजीशन आने की बात है, देखिए इसमें मैं थोड़ा सा ये डिफर करूंगा कि इंडिया की पॉपुलेशन 135 मिलियन है। तो अगर हम इंडिया को स्पेन के साथ में भी लिस्ट में लगा दें जिसकी पॉपुलेशन सिर्फ 6 करोड़ है, या हम इटली के साथ लगा दें जिसकी पॉपुलेशन 6.5 करोड़ है, या यूके के साथ लगा दें जिसकी पॉपुलेशन केवल 7 करोड़ है, हमारे 135 करोड़ के लोगों को, तो ये जस्टिफाइड बिल्कुल नहीं। देश में कोरोना के मामलों में अब तक का सबसे बड़ा उछाल आया है। 24 घंटे में 7,466 नए केस, 175 लोगों की मौत हुई है, जबकि देश में कोरोना के मरीजों की संख्या 1,65,799 पहुंच गई है। आज तक ब्यूरो। 27 साल बाद टिड्डियों का ऐसा आतंक देश में देखने को मिला है। जी हां, कई शहर दर शहर, राज्य दर राज्य अब हो रहा है टिड्डियों का हमला। इस रिपोर्ट में देखिए। एक तो कोरोना, ऊपर से टिड्डी दल भी अभी आने को था। जी हां, देश में टिड्डियों ने ऐसा हमला बोला है कि हर कोई परेशान है। पाकिस्तान से आई ये टिड्डियां अब धीरे धीरे हिंदुस्तान के लिए मुसीबत बनती जा रही हैं। साथ ही साथ अब ये टिड्डियों का जो एक तांडव है, तो ये तमाम चीजें एक साथ हैं और उन चीजों को एक साथ हमें लड़ना होगा। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में तेजी से टिड्डियों का कहर बढ़ता जा रहा है। टिड्डियों को भगाने के लिए नई नई तरकीबें खोजी जा रही हैं। कोई डीजे बजा रहा है तो कोई बर्तन पीट रहा। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।